हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में सरकारी की तैयारी में। आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर रिक्रूटमेंट। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें मैं सारी जानकारी आपको इस रिक्रूटमेंट में बारे में दूंगा और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो रिक्रूटमेंट रहने वाली है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सर्विसेज बोर्ड यानी कि आरबीआई बैंक की रहने वाली है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी। ऑफिसर्स जो ग्रेड बी में हैं, ये बहुत ही अच्छी जॉब रहती है। ग्रेड बी में आप ध्यान से दे सकते हैं, ग्रेड बी में ये 2025 की ये जो पोस्ट निकली हैं वो 3 तरीके की पोस्ट निकली हैं। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ इसके बारे में। ये 3 तरीके की पोस्ट हैं। एक तो ग्रेड बी में जर्नल, एक डीईपीआर और एक डीएसआईएम। इसकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो आपके सामने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो ताकि जो भी आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो आप उसका अंदाज़ा लगा सको। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकली है वो जनरल कैडर में ही निकली है। तो जो भी बच्चे जनरल कैडर का पेपर भरना चाहते हैं वो इसमें ज़रूर एनरोल करें। उसके बाद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो वो रहेगी हमारी अप्लाई करने की, क्लोज़ करने की, एग्ज़ाम की डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो ये जो ओपनिंग डेट है अप्लाई करने की वो 10 सितंबर से शुरू हो गई है। आप ऑनलाइन अप्लाई करना कुछ शुरू कर सकते हैं। और 10 सितंबर से लेकर इसकी क्लोजिंग डेट क्या है वो है सितंबर 30, यानी कि 30 सितंबर शाम के 6 बजे तक आप इसको ऑनलाइन के अप्लाई कर सकोगे। और सितंबर 30 में अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे उसके बाद 18 दिन बाद ही, यानी कि ये बिल्कुल फ़ेज़ 1 जो आपका रहेगा वो 18 अक्टूबर को रहेगा। आपका फ़ेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन 18 अक्टूबर को हो जाएगा। और जो फ़ेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है पेपर 1, 2 और 3 वो दिसंबर 6, 2025। ये मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट बताई वो जनरल कैडर के एग्ज़ाम के लिए है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। उसके बाद बात करें डीईपीआर के एग्ज़ाम की, तो उसका जो फ़ेज़ 1 रहेगा वो रहेगा अक्टूबर 19 को, अक्टूबर 19 2025। और जो फ़ेज़ 2 रहेगा वो रहेगा दिसंबर 7, 2025 को। और जो थर्ड एंड लास्ट है वो है हमारी डीएसआईएम की, जिसका फ़ेज़ 1 रहेगा अक्टूबर 19 को और फ़ेज़ 2 रहेगा दिसंबर 7 को। यानी कि अगर देखें तो डीईपीआर डीएसआईएम का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल सेम है। आई होप अभी आपको एग्ज़ाम की डेट के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको मिल गई है। बाकी ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है हमारी एज लिमिट। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो इसकी है 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो इसकी एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स। यानी कि अगर सीधी सीधी बात करें तो जो भी कैंडिडेट सितंबर 2, 1995 से पहले का बोर्न है वो इस एग्ज़ाम को नहीं भर सकता। और जो भी सितंबर 1, 2004 के बाद का कैंडिडेट है वो भी इसको नहीं अप्लाई कर सकेगा। इसके बाद हम सारी की एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। तो एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो रिलैक्सेशन मिलती है वो है 5 साल की कैंडिडेट्स की जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। उसके बाद की 3 साल की जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगी अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले बच्चों को जो कि एलिजिबल हैं अवेल करने के लिए इसको। उसके बाद थर्ड जो रिलैक्सेशन है वो है मैक्सिमम 5 ईयर्स और एक्स एम्प्लॉयज़ ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी एक्स एम्प्लॉय हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के वो उनको भी 5 साल की रिलैक्सेशन मिल सकेगी, लेकिन उनका कम से कम 1 साल सर्विस में होना ज़रूरी रहेगा। और उसके बाद है 5 ईयर की रिलैक्सेशन, वो है एक्स सर्विसमैन को, जो हम सभी शुरू से ही जानते हैं। उसके बाद एक और रिलैक्सेशन मैं आपको बताऊंगा वो है 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन इन केस ऑफ ECOs एंड SSCOs, जो उन्होंने कि अपना इनिशियल पीरियड जो है असाइनमेंट का 5 साल का मिलिट्री सर्विस में दिया है, यानी कि जिन्होंने मिलिट्री सर्विस को अपने 5 साल दिए हैं उनको भी 5 साल की रिलैक्सेशन इसमें मिल पाएगी। तो अब हम बात करेंगे PWD की रिलैक्सेशन की। पहले बात करें जनरल वाले जो PWD हैं उनको तो मिलती है 10 साल की रिलैक्सेशन, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद SC ST के PWD हैं उनको मिलती है 15 साल की रिलैक्सेशन। और OBC की जो PWD हैं उनको मिलती है 13 साल की रिलैक्सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फॉर कैंडिडेट्स पोजेसिंग MPhil एंड PhD क्वालिफिकेशन, यानी कि जिन्होंने भी MPhil या PhD क्वालिफिकेशन है जिन भी कैंडिडेट्स के पास, उनको एज लिमिट 32 और 34 ईयर की मिल जाएगी, यानी कि रिलैक्सेशन मिल जाएगी 2 साल की और 4 साल की। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, यानी कि जिन भी ऑफिसर्स ने शेड्यूल्ड बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ में या फिर इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रखा है, उनको भी यहाँ पे क्या है
रिलैक्सेशन मिलेगी कितने टाइम की, 3 साल की, जहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी अपर एज लिमिट शैल नॉट एक्सीड 33 ईयर्स इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बाकी सारे हमने जो जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा हमने कवर कर लिया है। अगर बात हम करेंगे क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले जर्नल की हम बात करेंगे। जर्नल में क्या आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, वो है ग्रेजुएशन। बिल्कुल ग्रेजुएशन रहेगी, जिसमें जनरल वालों के लिए 60% मार्क्स और SC ST PWD के लिए 50% मार्क्स ज़रूरी रहेंगे, कंपलसरी रहेंगे, आपको होने पास ज़रूरी हैं। अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल में कोई भी ऐसी डिग्री जो भी 3 साल की ड्यूरेशन की आपने 12th की बात करी है तो वो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो जो भी आपने 2 साल का कोर्स ग्रेजुएशन के बाद में किया होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सही रहेगा और इसमें मान्य रहेगा। अब बात करते हैं DEPR की। DEPR में भी हमें MA या MSc यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इकोनॉमिक्स में। इसके साथ और भी थोड़े बहुत कोर्स दिए हुए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन MA या MSc आपके क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो चाहे इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स हो, इन सारी इकोनॉमिक्स में आपकी क्या है, MA या MSc है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। या फिर MA एंड MSc फाइनेंस में। और ये सारे कोर्स जो भी मैंने पहले भी हमने जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स होती है, इकोनोमेट्रिक्स होती है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स होती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है, ऐसे ही फाइनेंस के भी पार्ट हैं, मैथमेटिकल फाइनेंस, क्वांटिटेटिव फाइनेंस, क्वालिटेटिव फाइनेंस। इनमें अगर आपने MSc MA MSc की हुई तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। क्लियर। और इनमें अगर बात करें तो आपको 55% मार्क्स होने ज़रूरी रहेंगे आपकी पोस्ट की एलिजिबिलिटी के लिए। उसके बाद अगर SC ST की बात करेंगे और PWD की तो उसके लिए 55% से कम होकर 50% आपकी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी रहेगी। और हाँ, इसमें डिज़ायरेबल दिया हुआ है कि अगर आपकी इकोनॉमिक्स में डिग्री है, टीचिंग एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक्स में, तो आपको क्या है, डिज़ायरेबल आपके लिए पोस्ट रहेगी। तो क्लियर। और जिन भी बच्चों ने MPhil या डॉक्टरेट की डिग्री इसमें ली होगी उनको रिलैक्सेशन में पहले ही बता चुका हूँ, 2 साल की और 4 साल की इसमें मिल जाएगी। क्लियर है। और लास्ट में हम DSIM की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री इसमें भी होनी चाहिए मिनिमम 50%, यानी सारे सेमेस्टर्स में मिलाकर मिनिमम 55% आपके होने चाहिए। और इसमें जो आपकी डिग्री रहेगी वो स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में या फिर क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में हो सकती है, जो आपके लिए एलिजिबिलिटी बन जाएगी। और अगर मास्टर डिग्री की बात करें तो सारे सेमेस्टर्स में पहले बता चुका हूँ कि मास्टर डिग्री अगर आपके 55% से ज़्यादा है तो ही आप इसके लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स किया हुआ है तो उसके लिए आप 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर, यानी कि फिर आपकी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और वही अगर ये SC ST की और PWD की बात करेंगे तो इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो 50% मार्क्स कम से कम रहने वाली है। तो आई होप आपको एलिजिबिलिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी और ये आपकी चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि कई तो डिग्रीज़ में हमें परसेंटेज मिलती है और कई डिग्रीज़ में CGPA भी मिलती है या फिर OGPA CPA जो भी इसको बोलते हैं। तो ये पहले ही इन्होंने बता दिया कि अगर आपकी 6.75 CGPA है तो वो 60% मानी जाएगी, अगर 6.25 है तो 55% मानी जाएगी, और 5.75 है तो 50% एग्रीगेट मार्क्स आपकी परसेंटेज मानी जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आप जो भी आपकी डिग्री है जहाँ अगर वहाँ पे CGPA में आपको मार्क्स मिले हुए हैं तो आप इस हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी और मार्क्स देख सकते हैं। आई होप अब एलिजिबिलिटी के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की, जो कि बहुत एक ज़रूरी पॉइंट है आपके लिए, कि जिन भी कैंडिडेट्स ने जनरल कैटेगरी EWS में जिसने पहले ही 6 बार, जी हाँ 6 टाइम्स फेज़ 1 एग्जामिनेशन दे दिया है, वो अब दोबारा से इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि मैक्सिमम 6 बार ही आप RBA ग्रेड B का अटैम्प्ट दे सकते हैं। और अगर आपने पहले 6 बार, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या EWS कैटेगरी के हो, अगर आपने 6 बार ये एग्ज़ाम पहले अटैम्प्ट कर चुके हैं फेज़ 1 का, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और हालांकि SC ST OBC और PWD के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और हाँ, अगर आप SC ST OBC EWS या PWD में हैं, इफ़ देयर इज़ नो वैकेंसी रिजर्व, यानी कि अगर आपकी कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी में आपकी वैकेंसी रिजर्व नहीं है तो फिर भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि वो फिर कोई एलिजिबल नहीं रहेंगे किसी कंसेशन या रिलैक्सेशन के लिए। क्लियर। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी अब ये PWD कैंडिडेट्स के लिए है, जो भी PWD कैंडिडेट्स माने जाएंगे जिनमें ये वाली डिसेबिलिटीज़ रहेंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे।
इसके बाद हम बात करेंगे अ पर्सन हु वांट्स टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन विल हैव टू सबमिट अ परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये बिल्कुल पीडब्ल्यूडी भी सबसे कैंडिडेट्स के लिए है जो भी इनमें इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनको पास परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड पोजेस परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बिल्कुल वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर उन लोगों को जो सब्सक्राइबर मिलता है तो उसके लिए भी लिखा हुआ है कि सब्सक्राइब एंड और कंपनसेटरी टाइम विल बी अलाउड एज पर द गाइडलाइंस। जो भी सब्सक्राइब मिलता है, कंपनसेटरी टाइम मिलता है, जो गाइडलाइंस दी हुई हैं वो उसके मुताबिक ही मिलेगा। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि दीज गाइडलाइंस विल अप्लाई टू द इंडिविजुअल्स डिफाइंड एज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंडर सेक्शन 2 ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। यानी कि ये सब्सक्राइबर की अवेलेबिलिटी और कंपनसेटरी टाइम की जो अलाउंस है वो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इस एक्ट के अंडर आते हैं। क्लियर। और जो कंपनसेटरी टाइम है ये इन्होंने मेंशन कर दिया है कि कंपनसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स और फॉर एवरी आवर ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी अगर 1 घंटे का एग्ज़ाम है तो आपको कंपनसेशन मिलेगी 1 घंटा 20 मिनट टोटल आपको मिलेंगे। 2 घंटे का एग्ज़ाम है 2 घंटा 40 मिनट की आपको टोटल टाइम मिल जाएगी। आई होप ये सब्सक्राइबर और पीडब्ल्यूडी के सेक्शन के लिए क्लियर हो जाएगा। और अगर अप्लाई करने की बात करें तो बिल्कुल ये जो सिलेक्शन रहेगा वो सिलेक्शन फॉर द अफॉरमेंशन्ड पोस्ट विल बी डन थ्रू ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन इन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 एंड इंटरव्यू। बिल्कुल ये बात क्लियर कर दी गई है कि इसके 3 फेज़ रहने वाले एग्ज़ाम के, पहले फेज़ 1 फिर फेज़ 2 और उसके बाद इंटरव्यू। 3 फेज़ रहेंगे जिसके बाद आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़ का चार्ज है, जनरल OBC EWS के लिए 850 का चार्ज है और स्टाफ के लिए निल। और जो GST रहेगा वो 18% GST एक्स्ट्रा इसके ऊपर पे करना पड़ेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम कि अगर अप्लाई करने की बात है तो सिर्फ ऑनलाइन ही हम इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नो अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल। यानी इसके अलावा और कोई भी आपके पास मोड अवेलेबल नहीं है। आप ऑनलाइन इनकी साइट पर जाएंगे उसके बाद ही आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये आपने लिखा हुआ है कि जो एडिट करने का ऑप्शन आता है ना कई बार कि हम कुछ गलत भर देते हैं और उसको ठीक करना होता है, तो ये चीज़ें जो मैंने इसमें हाईलाइट की हैं इन चीज़ों को ही आप एडिट कर पाएंगे। बाकी चीज़ें आप बहुत ध्यान से भरें, नहीं तो बाद में वो ठीक नहीं होंगी। जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम मॉडिफाई कर सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम और 10th और 12th की परसेंटेज आप जो है बाद में एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अपना जो फॉर्म भरना है आपने वो बहुत ही ध्यान से भरना है और चेक करना है कि आप कोई भी गलती इसमें ना कर पाएँ। और लास्ट में हम बात करेंगे पे स्केल की, तो बहुत ही तगड़ा पे स्केल इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग बेसिक पे जो आपकी रहने वाली है इस जॉब में वो 78,450 रुपीज़ की है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पे स्केल है। और ये जो मैक्सिमम इसकी बेसिक पे आपकी जा सकती है वो इसमें स्पेशली मेंशन किया गया ग्रेड बी में। और अगर बात करी जाए इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी वो टोटल वो पहले महीने में से ही 1,50,374 के करीब आपको पड़ जाएगी। HRA के बारे में भी इसमें लिखा गया है कि HRA मिलेगा आपको 15% ऑफ द पे, यानी जितनी आपकी पे होगी उसका 15% के करीब आपको HRA मिल जाएगा अगर बैंक ने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करवाई है। तो आई होप आपको इस जॉब के बारे में सारी के सारी जो भी आपकी क्वेरीज थी, जो भी आप जानना चाहते थे वो आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।